नमस्कार, आदाब। मैं शरी आसिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रवनीत सिंह बिट्टू का पलटवार का कांग्रेस 1984 की याद दिला रही है। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव तय करेगा महबूबा मुफ्ती का भविष्य। दक्षिण कश्मीर पर टिका पीडीपी का अस्तित्व। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कहा गरीबों को मिलेगा 2 कमरों का घर, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। संजय सिंह बोले 15 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल खाली कर देंगे सीएम आवास, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले राजभर। कहा निजी संपत्ति पर नहीं करते कार्रवाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर चुनाव पर किया दावा, भाजपा पर किया पलटवार। हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजर्स में विस्फोट से 9 की मौत, ईरानी राजदूत समेत 2800 घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ जारी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है। बिट्टू ने कहा है कि कांग्रेस से अपनी पुरानी चाल पर लौट आई है। गांधी परिवार का पर्दाफाश करने वालों को आगजनी और हिंसा की धमकी दी जा रही हैं, जो 1984 के दंगों की याद दिलाती हैं। बिट्टू ने सवाल किया कि क्या इसे ही राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान कहते हैं। देखिए, मैं एक खड़गे साहब को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूं, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे, तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट, तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा ये है, आप मीडिया पे एक चीज को लेके घुमा के बता रहे हैं, पर असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर रीजन की 16 और जम्मू क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के इलाके में पीडीपी का सियासी आधार रहा है, जिसकी बदौलत सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती रही है। इस तरह पहले चरण का चुनाव पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का सियासी भविष्य तय करेगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता में वापसी का दारोमदार भी इसी पर टिका है। 96 जब यहाँ एक जमाना था जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पाकिस्तान का नमक हमें दिखा रहा था, पाकिस्तान की सब्ज रुमाल दिखा रहे, तब तो ये हिस्सा ले रहे थे इलेक्शन में। इन्होंने हमेशा साथ दिया है डेमोक्रेसी, लेकिन बदकिस्मती से जब 87 जो इलेक्शन हुए, उनको धकेला गया है, उनको मजबूर किया गया है बंदूक उठाने पर, वरना वो हमेशा डेमोक्रेट थे। अभी जो एनसी और कांग्रेस की अलायंस है, क्या लगता है आपको, कितना? यहाँ तो हमारे इलाके में तो कांग्रेस का कुछ नहीं है, एनसी तो है, इसमें कोई दो राय, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। उसका यहाँ हमारे इलाके में कोई असर तो पड़ेगा। तो क्या मैनिफेस्टो है अपने इलाके में? हमारे मैनिफेस्टो डेवलपमेंट सर, हमारा तो यही तो, जब भी कोई चाहे असेंबली मेंबर बने, चाहे कोई पंच बने, सरपंच बने, डीडीसी बने, बीडीसी बने, एमपी बने, उसका काम ही होता है कि वो अपने इलाके की बहबूदी के लिए काम करे। सबसे पहला हमारा मैनिफेस्टो यही है कि सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, और हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो बिल्कुल नाकारा है इस इलाके में, उसको हमें ठीक। और हम तो अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं, कर्जा लेकर डिग्री होल्डर बनाते हैं, लेकिन फिर उनके लिए रोजगार के वसाइल नहीं है। ऊपर वाले ने हमारे इस इलाके में बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती। ये पहलगाम से तो काम तो है ही नहीं, गुलमर्ग से काम तो खूबसूरत नहीं है, सोनमर्ग से तो काम खूबसूरत नहीं है, लेकिन जितने लीडर आज तक हमने बनाए हैं,
उन्होंने इस इलाके की खूबसूरती का फायदा अपने लोगों तक नहीं पहुंचाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली, एमएसपी गारंटी कानून सहित कई बड़े ऐलान शामिल हैं। कांग्रेस के हरियाणा से 7 वादे पक्के इरादे, महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों से बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सभी वर्गों से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। हम इस दिन का 10 साल से इंतजार कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। सर, जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकले, बाहर आए, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। वोटिंग 9:30 तक हुई। अभी तो शुरू है ना, अब शाम तक देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा जो है नंबर होगा वोटरों का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इस बीच कांग्रेस पर टिकट बंटवारे पर सवाल उठ रहे हैं। टिकट बंटवारे में एससी और ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप लग रहा है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि अगर 10-12 सीटों पर कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट बांटती तो हम हरियाणा में 70 से ज्यादा सीटें जीत सकते थे। उन्होंने बताया कि पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसमें जातीय जनगणना को लेकर 500 रुपये का सिलेंडर देने तक की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस ने हरियाणा में जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने ओबीसी को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है। कांग्रेस ने विधानसभा की 90 सीटों में से सबसे ज़्यादा यानी कि 22 पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। विधानसभा की 20 सीटों पर ओबीसी नेताओं को ही टिकट दिया गया है। वहीं 26 सीटों पर जाट उम्मीदवारों को उतारा गया है। लेकिन पार्टी की रणनीति ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष को शायद खास पसंद नहीं आ रही है। उनको लगता है कि पार्टी अगर थोड़ा और रणनीति बना लेती तो उनको राज्य में ज़्यादा सीटें मिल सकती थी। अजय यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस टिकट बांटने से पहले कुछ सीटों पर सर्वे करवा लेती तो वो 70 से ज्यादा सीटें जीत सकते थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास छोड़ देंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 15 दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली कर देंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर
बहुत सारी सुविधाएं किसी व्यक्ति को मिलती हैं, केजरीवाल को भी मिली हैं। कल इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पहले कहा कि हम सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। उन पर कई बार हमले करने की कोशिश की गई है। बीजेपी वालों ने हमले कराए हैं, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है। उनके परिवार को लेकर हम चिंतित हैं। देखिए, हमने ऐसे नेताओं को भी इस देश में देखा है जो अपनी सुविधाओं से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी आवास खाली करेंगे, मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे, और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी की साजिशों के कारण एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी घिनौनी राजनीति के कारण आज एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। इस बात का गुस्सा दिल्ली के लोगों के मन में है, और दिल्ली के 2 करोड़ लोग अब इस बात का फैसला करेंगे कि उनका बेटा, उनका लाल ईमानदार है या गुनहगार है। बीजेपी से लेकर अदालत में जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेकर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यह दिल्ली की जनता उनको बैठाएगी। और क्यों? क्योंकि अब लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी जो साफ तौर पे कहते हैं मुफ्त की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को केजरीवाल जी ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, वो सब बंद कर देगी बीजेपी। इस बात का डर है लोगों के मन में। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके के बापा नगर में मकान गिरने की सूचना सामने आई है। दिल्ली फायर विभाग सेवा के अफसरों के मुताबिक मकान के मलबे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत में जुटी एजेंसियों ने 10 लोगों को बाहर निकाल लिया, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी तक करीब हमने 15 को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी ऑपरेशन जारी है अभी हमारा। सर, कितने मंजिला बिल्डिंग थी और अभी कितने लोग और दबे होने की संभावना है? ऐसा बताया जा रहा है कि ये करीब 4 मंजिल थी और 5th पे भी एक रूम बना हुआ था, तो छोटी बिल्डिंग थी लगभग 20 गज में। कुछ फंसे भी हैं अभी सर? अभी एग्जैक्टली हम कंफर्मेशन थोड़ा ऑपरेशन के बाद ही दे पाएंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक और अभी रेस्क्यू कर। कोई कैजुअलिटी सर अभी तक रिपोर्ट हुई है? अभी ऑफिशियली एक जो है रिपोर्टेड है। अच्छा, और सर ये क्या काम होता था बिल्डिंग में? बता रहे हैं शायद कारखाना भी चल रहा था, रेजिडेंशियल भी था, सब कुछ इसी में एक ही बिल्डिंग में हो रहा था। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बाद में जैसे जैसे पूछताछ करेंगे तभी पता लगेगा। लीगल एक्शन अभी तक कोई इनिशिएट हुआ है सर? एज पर लॉ लीगल एक्शन लेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर पार्टी नेता अजय माकन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी को बता देना चाहता हूं कि जान से मारने की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जान देने को तैयार हैं। अजय माकन ने कहा है कि जिन नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का फर्ज बनता है कि राजनीति में शुचिता बनाए रखे। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने कई दौर की चर्चा के बाद मंगलवार को आतिशी के रूप में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली
तीसरी महिला नेत्री हैं। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आप एक महिला को सीएम बनाते हैं तो क्या होता है, ये इस पर निर्भर करता है कि सीएम कैसा प्रदर्शन कर रही है। ये खुद ही इन्होंने कह दिया है कि भाई हम 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत के आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था ना कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात लोग कहते नहीं है, लेकिन कि बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हो, उसका कोई काम नहीं कर सकते। तो इनके लिए तो मजबूरी हो गई थी मुख्यमंत्री बदलना, ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ी था। और इन्होंने अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है, लगता है कि मतलब हुक्म मैं दिया करूंगा और काम ये करेंगे और इससे कोई सरकार बदलेगी नहीं, काम का तरीका कोई बदलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा आज से 1-8 साल पहले केजरीवाल तब भी किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे। सारे घोटाले, सारी बदमाशियों का फाइलें तो उनके मंत्री साइन करते थे, खुद तो मतलब मियां मिट्ठू बने अलग बैठे रहते थे। तो वही आज भी करेंगे। पहले प्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होते थे, आज अप्रत्यक्ष रूप से दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन हुकुम कमांड वही देंगे। जितनी डील होगी, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कहां पैसा जाना है, वो सारे निर्णय केजरीवाल। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार स्वागत करती है। किसी की निजी संपत्ति पर सरकार कार्रवाई नहीं करती। सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, अपराध से संबंधित अर्जित करके निर्माण कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सरकार स्वागत करती है। हम लोग किसी की निजी संपत्ति पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है और अपराध कर रहा है, अपराध की दुनिया में आकर के उसमें जो है फिर निर्माण कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति की बात कर रहा है। सर, सपा और बसपा का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार मनमानी कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप। अब सपा बसपा को इसके अलावा करना क्या है? सामाजिक न्याय समिति पर तो बोलना नहीं है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर बोलना नहीं है, क्योंकि 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को है वो बढ़ जाएगा, उस पर तो बोलना नहीं है। देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, तो एक देश एक समान शिक्षा पर तो उनको बोलना नहीं है। तो वो लोगों के हित में, गरीब कमजोर लोगों के हित की बात नहीं करते हैं, सिर्फ बिना वजह की बात करते हैं लोग। सर, कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, तो कौन मना कर रहा है? वो कांग्रेस प्रदर्शन करे चाहे कुछ करे। 60 साल शासन था, अगर वो पिछड़े दलित गरीब कमजोर मजलूम को हिस्सा दिया होता, आज प्रदर्शन करने की जरूरत काहे को पड़ती? उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। महिलाओं के जब उनकी सरकार थी तब भूल गए? लाखों लोगों को जेल में बिना वजह डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगाया, संविधान की धज्जी उड़ा दिया। वो भूल गए कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उनके परिवार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब लालू यादव, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। समन जारी कर लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। देखिए, कोई क्या कहें आप, देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो अपोजिशन में हो और जिसके मेम्बरान पे इस प्रकार की दबिश की कोशिश ना हो। सीख नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये केस बंद था, क्लोजर थी सीबीआई की। फिर क्या हुआ कि नीतीश जी हमारे साथ आ गए तो ये फाइल खोल दी गई। अब मैं बता रहा हूं, हेमंत सोरेन जी की जब रिहाई हुई, जब ये बेल मिला, तो क्या कहा हाईकोर्ट ने, अभी अरविंद जी के केस में क्या कहा, इंतजार करिए। वो वक्त इस मामले में भी आने वाला है, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स का अवसान 240 ने निश्चित कर लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में हो रहे महिला अपराधों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस पार्टी के महिला विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इंदौर में मिलने का समय मांगते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे आशा है कि राष्ट्रपति महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेंगी और प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सार्थक चर्चा के लिए हमारा आवेदन स्वीकार करेंगे। सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश में है। मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि
आपने बंगाल की घटना के बाद जो चिंता व्यक्त की थी वो संवेदनता आपकी बताती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 18 बहनों का रोज बलात्कार होता। आज ही जब आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तभी 3 साल की मासूम के साथ भोपाल में बलात्कार हुआ और ये बलात्कार की घटनाएं रोज दिन पे दिन बद से बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश की। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ कानून भी बने, उसका बखान भी हुआ, यहाँ पे उसकी वाहवाही भी ली गई। पूरे देश में शिवराज जी अब गए हैं तो वो यहाँ के कानूनों की दुहाई देते हैं, पर सबसे ज्यादा उसके बाद भी बलात्कार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय ध्यान दें, आप भी अगर संवेदनता आपकी दिखी, सरकार से सवाल पूछेंगी तो शायद व्यवस्था सुधरेगी। तो मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रपति महोदय से, आज 3 साल की बेटी के साथ हमारे यहाँ बलात्कार मासूम के साथ हुआ और उस समय जब गणेश चतुर्थी का पर्व था, मैं समझता हूं कि इसके लिए क्या शब्द बोलें, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, विषय है अपनी सबको सजग होकर बेटियों को बचाने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हो रहे पहली बार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करने गए थे तो इन परिवारों को दोष दे रहे थे। गहलोत ने तारीफ करते हुए कहा है कि जिन परिवारों को प्रधानमंत्री दोष दे रहे वही परिवार आजादी के बाद इतिहास बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री खुद ही बौखला कर बोल रहे हैं, पहले अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। पहले ही अपने हार स्वीकार कर चुकी है। मेरा मानना है कि अच्छे परिणाम आएंगे और बीजेपी को अच्छी कष्ट मिलेगी। सर, दूसरा सवाल है, राहुल गांधी और मोरूदल्ला का एजेंडा है कि आतंकवादियों को रिहा। ये तो बकवास है जी, ऐसी बातें बोलना ही मैं समझता हूँ बड़ा पाप है। फारूक साहब का परिवार का क्या इतिहास आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी के परिवार तो पूरे त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा आजकल बीजेपी द्वारा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर, पीएम मोदी को खड़गे ने पत्र लिखा है कि केंद्रीय मंत्री पप्पू चंद्र गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहकर विवाद शुरू किया है। कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख अभी भी पप्पू ही कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। तो बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजरों में विस्फोट हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पेजर धमाकों में 9 लोगों की मौत हुई और 2800 लोग घायल हुए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि इस घटना में लेबनान में उसके राजदूत भी घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं सीरिया में भी ऐसे हमलों की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक और सैन्य ताकत है और इससे ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करता है जो अक्टूबर 2023 में गाजा में इजराइल के साथ युद्ध में है। हिजबुल्लाह पर अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने प्रतिबंध लगा रखा है। हिजबुल्लाह ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही दावा किया है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है। हिजबुल्लाह ने कहा कि सभी पेजर लगभग एक ही वक्त पर फट गए और उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क का इजराइल द्वारा उल्लंघन है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक जिन पेजरों में विस्फोट हुआ है वे लेटेस्ट मॉडल के थे। स्वास्थ्य मंत्री फिरास आबियाद ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि देश भर में हुई घटनाओं में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। लेबनान में मौजूदा हिजबुल्लाह के गढ़ इस हमले से प्रभावित हुए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की खुद का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है और गाजा युद्ध होने के बाद उसने अपने सदस्यों को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा था। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कई एम्बुलेंसों को अस्पतालों की ओर दौड़ते हुए देखा गया है। एक सूत्र ने कहा कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों, दक्षिण लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में स्थित हिजबुल्लाह के गढ़ में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्य अपने पेजर में विस्फोट के कारण घायल हो गए। लेबनान के
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जिन स्थानों पर लोग घायल हुए हैं उन स्थानों के आसपास के इलाकों के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए और अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सहायता के लिए तत्काल अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कहा गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।